वेलकम स्टूडेंट्स। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई? क्या आर्य इसको बाहर से लाए अथवा ये भारत में ही जो आर्य स्थापित हुए उसमें उत्पन्न हुई? इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों ने यह तर्क दिए कि कार्य के आधार पर समाज का बंटवारा ईरान में भी हो रखा था, जहां से संभवतः आर्य भारत आए, तो उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था भारत में देखने को मिली। वर्ण व्यवस्था चतुष्वर्ण व्यवस्था भी कहलाती है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो प्रारंभिक आर्य सभ्यता है वहां पर ही वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। ऋग्वेद में एक सूक्त आया है जिसमें यह बताया गया कि ब्रह्मा के जो जगत पिता हैं, जगत के सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और उनके पेट से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और उनके चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से जो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है वो उसका स्वरूप जटिल नहीं है। देखिए, समाज व्यवस्थित रूप से कार्य करता रहे, समाज के सभी वर्ण अपना अपना कार्य करें और उसमें एक सामंजस्य हो, एक वर्ण से दूसरे वर्ण की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और जिस वर्ण में है वो उस वर्ण का जो कार्य निर्धारित कर दिया गया है उसको वो दक्षता से करे। तो ये समाज का कार्य विभाजन था और ये सामाजिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि कौन सा वर्ण कौन सा कार्य करेगा, ये समाज ने परंपरागत तौर पर निश्चित कर दिया और इससे जो है समाज में किसी प्रकार का टकराव नहीं है और उसमें एक सामंजस्य है। जैसे आप देखें कि ब्राह्मण, चूंकि आर्य बहुत लंबे चौड़े इलाके में फैल गए, उन्होंने लंबे लंबे सैनिक अभियान किए, बड़े बड़े युद्ध किए और अपने साम्राज्य को फैलाया, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो लंबे हवन करें, कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ किए जाए, धार्मिक ग्रंथों का दूसरे वर्ण अध्ययन कर पाए। तो ये कार्य ब्राह्मणों के लिए छोड़ दिया गया कि वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और धार्मिक कार्यों को वो संपन्न करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी शायद जानते भी हैं कि क्षत्रिय वर्ण के लिए ये डिसाइड कर दिया गया कि वो देश की रक्षा और अपने राज्य की रक्षा का जिम्मा उनके ऊपर है, क्योंकि वो बलिष्ठ हैं, लंबे चौड़े हैं, हथियार विद्या में पारंगत हैं और राज्य के शासन का भोग वो ही कर रहे हैं, सत्ता उनके पास है। तो चूंकि सत्ता उनके पास है तो राज्य की रक्षा का दायित्व भी उनको ही उठाना चाहिए। तो क्षत्रियों का कार्य ये रह गया कि वो राज्य की रक्षा करें, सैनिक बने, लड़ाई झगड़ों में भाग लें, अपने राज्य का विस्तार करें। तो ये कार्य क्षत्रियों के लिए डिसाइड कर दिया गया। और तीसरा जो वर्ण है वो वैश्य वर्ग था। तो वैश्य वर्ग के लिए था कि वो व्यापार करे। जो चौथा वर्ग है शूद्र, वो श्रम से जुड़ा हुआ है। जैसा आज हम आमतौर पर जो शूद्र का नाम लेते हैं तो हमारे मन में अचानक ही आता है कि ये वो वर्ण है जो बहुत ही समाज का निम्न तबका है, गरीब है, जिसके साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं था।
जो श्रम कर रहा है उसको शूद्र कहा गया। जो मेहनत कर रहा है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, वो सभी लोग उसमें शूद्र थे। अब चाहे वो कोई भी हो। और उन खेती से उपजे हुए माल का जो व्यापार कर रहे हैं, कृषि जिंसों का, वो वैश्य वर्ग है। तो इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। जैसे उसमें एक सूक्त में ये उल्लेख आया जहां पर वो व्यक्ति लिखता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की में आटा गेहूं पीसती है। तो ये 3 अलग अलग कार्य उसने एक ही व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए बता दिए कि वो तो कविता कर रहा है। अब कविता करना पढ़े लिखे लोगों का कार्य है, शिक्षकों का कार्य है, संभवतः ब्राह्मणों का भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मेरे पिता वैद्य हैं, व्यवसाय उनका अलग है। और तीसरा ये कि मेरी माँ एक गृहिणी है जो चक्की में आटा पीसती है। तो ये ऐसा लगता है कि इससे ये पता लगता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, ये बड़ी लचीली है। ऋग्वैदिक काल में ऐसे बहुत से उल्लेख आए जिसमें जिसने जिस वर्ण का कार्य किया वो उस वर्ण में सम्मिलित हो गया। यदि एक क्षत्रिय है और वो श्रम कर रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो शूद्र बन गया। और यदि कोई शूद्र है और उसने पराक्रम दिखाया, हथियार चलाना जानता है, बलिष्ठ है, बहादुर है, तो वो क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो गया। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से उल्लेख आए जहां पर शूद्र भी बहुत सारे शासक हुए। ऐसे बहुत से राजवंशों के लिए कहा जाता है कि वो शूद्र थे। जैसे जिस नंद वंश का उन्मूलन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस नंदों के लिए भी कहा जाता है कि वो शूद्र जाति से उत्पन्न थे और उन्होंने चाणक्य नामक ब्राह्मण का अपमान भी किया था। तो प्राचीन काल में ऐसे अनेक उदाहरण है जिसने जो कार्य किया वो उसी वर्ण में चला गया। लेकिन उत्तरोत्तर ये इस व्यवस्था को हम कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि जिसने जिस वर्ण का कर्म किया, कार्य किया, वो उसमें सम्मिलित हो गया। लेकिन प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो गई और इसमें बहुत सारे अवगुण, कठोरताएं और दोष इसमें घर कर गए। तो जो शुरुआत की जो वर्ण व्यवस्था है वो समाज के बैलेंस के लिए बहुत ही उपयोगी थी और उसके बहुत सारे गुण भी थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है, जो बाद की जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें क्या गुण दोष आ गए वो प्रत्यक्ष से हम दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे।